अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स एंड माइकलिस एंड मेंटन कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली एज वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे एंड टुडे वी हैव रीच्ड अवर एंजाइम काइनेटिक्स एंड माइकलिस एंड मेंटन कॉन्सेप्ट। तो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स बिकॉज ये एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन से आपके पास ये थ्योरी वो निकलती है। सो एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम के बारे में आई थिंक आपको अब तक बहुत कुछ पता लग चुका होगा, लेकिन काइनेटिक, द वर्ड काइनेटिक मीन्स काइनेटिक्स, इट मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट, वेलोसिटी, और इस केस के अंदर इट इज ऑल अबाउट रेट, रेट ऑफ रिएक्शन. So basically enzyme kinetics is defined as the study of rate of an enzyme catalyzed reaction, catalyzed reactions. यानी कि एज वी नो कि आपके पास जो एंजाइम होता है नेचर के अंदर वो नॉर्मली एक सबस्ट्रेट से मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और फिर वो जो है वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास अगेन इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस एज होल. एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वो एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है. तो ये आपके पास एक नॉर्मल रेट की सिचुएशन होती है, मतलब कि रिएक्शन इस तरह से मूव ऑन करता है. अब इस रिएक्शन की एक वेलोसिटी होती है, एक रेट होता है ना, velocity of a reaction, right, which is normally defined as appearance of product or disappearance of your substrate per unit time. मतलब कि यूनिट टाइम मोस्टली हम लोग 1 सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितनी सबस्ट्रेट जो है वो डिसअपेयर हो रही है. ये आपके पास नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. अब इसकी स्टडी कि बेसिकली ये किस तरह से होती है, मतलब कि ये जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ऑल अबाउट दैट, जितनी भी इसकी स्टडी है उसको आप लोग एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं. लेकिन अगर हम लोग मोर टिपिकल और पर्टिकुलर बात करें विद रिस्पेक्ट टू दिस माइकलिस एंड मेंटन कॉन्सेप्ट, हम लोग मोस्टली एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स which affects that particular your rate of reaction. मतलब कि वो फैक्टर जो कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, इन शॉर्ट रेट ऑफ रिएक्शन. नॉर्मली एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर हम लोग उनको डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब वो जितने भी फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल पीएच, ऑल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसको हम लोग एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब कि आने वाली वीडियो में आप लोग उसको देखेंगे. लेकिन इन दिस वीडियो हम लोग जो है वो इस फैक्टर्स में से एक को लेंगे विच इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का हम लोग रिलेशन देखेंगे विद योर रेट, जिसको आप लोग वेलोसिटी यानी v से भी डिनोट कर सकते हैं, v. तो हम लोग इन दोनों के दरमियान का रिलेशन बेसिकली इस वीडियो में समझेंगे. और अगर आपने थोड़ा सा माइकलिस एंड मेंटन के बारे में, मतलब कि इनकी थ्योरी के बारे में आपको हल्का सा पता हो, तो उनकी जो थ्योरी है, ठीक है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिलेशन इन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सो अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग इन दोनों के दरमियान का रिलेशन अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल है. मतलब कि इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप इन बिटवीन योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम, मतलब कि relation between your rate and substrate concentration, तो इट्स वेरी वेरी मच डिफिकल्ट. बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मली जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है वो आपको पता है कि वो ऑलवेज इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट हमेशा वेरी करती रहती है. मतलब कि सबस्ट्रेट इज ऑलवेज इन मूवमेंट बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. बिकॉज जो आपके पास रिएक्शन है वो होता तो ये है ना कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वाया एंजाइम, मतलब कि एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने सबस्ट्रेट का रिलेशन समझना होता है विद द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग इनिशियल रेट को डिफाइन करते हैं. मतलब कि हम लोग बिल्कुल रिएक्शन के इनिशियल्स में चले जाते हैं, बिल्कुल इनिशियल्स ऑफ रिएक्शन,
मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब कि पहली बार इन कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस वक्त जो रेट है उसके साथ हम लोग उसको इंटीग्रेट करके बाद में पूरा का पूरा जो आपके पास एक ग्राफ बनता है, यानी कि पूरा का पूरा जो एक रिएक्शन होता है, जब तक कि वो रिएक्शन अपनी सेचुरेशन तक, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंच जाता, हम लोग उसके इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कि हम लोग इनिशियल ऑफ रिएक्शन को बेसिकली जब आप लोग रिलेशनशिप इन बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आप देखते हैं, सो यू विल स्टार्ट विद द इनिशियल्स ऑफ रिएक्शन। सो अगर आप लोग इनिशियल कंडीशन में देखें तो इनिशियली जो आपके पास एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, मतलब कि इनिशियल रिएक्शन, मतलब कि इस कंडीशन में हमारा जो गोल है वो ये है कि हम लोग इनिशियल रेट फाइंड करें। इनिशियल रेट जिसको आप लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको आप लोग वी नॉट से आप लोग डिफाइन करते हैं। सो इनिशियल में जो आपके पास एंजाइम की मोस्टली आपके पास कंसंट्रेशन होती है, मोस्टली इट इज इन नैनोमोल्स, बहुत बहुत कम नैनोमोल। मतलब कि अगर मैं इसको पावर में लिखूं, सो इट्स समथिंग 10⁻⁻⁹, मतलब बहुत कम, ठीक है। अच्छा, सो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इससे बहुत ज़्यादा होती है, यानी इफ वी टॉक अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सो इट विल बी 5 to 6 फोल्ड, मतलब कि 5 से 6 गुना, यानी 5 to 6 टाइम्स एक्स, मतलब के टाइम्स में, मतलब के 5 से 6 गुना जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन विल बी योर ग्रेटर देन द एंजाइम कंसंट्रेशन, राइट। अच्छा, सो अगर हम लोग बात करें इनिशियल में भी, तो इनिशियल में भी आपके पास जो रेट डिटर्मिनेशन है वो बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज आपको पता है कि जो एंजाइम है वो आपके पास सबस्ट्रेट से बहुत बहुत कम है। मतलब कि अगर इसका ट्रू रिलेशन लिखूं तो सबस्ट्रेट विल बी वे वे मोर ग्रेटर देन योर एंजाइम, राइट। तो अगर आप इनिशियल में रेट फाइंड करें तो बेसिकली आप लोग देखेंगे ना, जो आपके पास रेट है वो है क्या, वो है कि आपके पास सबस्ट्रेट चेंज हो, मतलब कि सबस्ट्रेट डिक्रीज करे ना पर यूनिट टाइम, डेल्टी, सही है। तो अगर आप लोग सबस्ट्रेट का चेंज देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंजाइम जो आपके पास सबस्ट्रेट का चेंज होगा, सबस्ट्रेट चेंज इट विल बी नेग्लिजिबल, बहुत बहुत कम, बिकॉज आपके पास एंजाइम नैनोमोल्स में है और सबस्ट्रेट जब चेंज होगा तो जब नैनोमोल्स, मतलब कि अगर नैनोमोल से रिएक्ट करेंगे इनिशियल में, मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि 1 नैनोमोल था, ठीक है, और जब वो 1 नैनोमोल एंजाइम आपके पास 1 नैनोमोल सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट किया, बिकॉज 1 एंजाइम कैन इंटरेक्ट विद ओनली 1 सबस्ट्रेट एट अ टाइम ना। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में होती है इट इज ऑलमोस्ट 2 मोल्स, तो 2 मोल्स में से अगर आप लोग 10⁻⁻⁹ मोल्स निकालें तो इस 2 मोल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि इट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल अनचेंज, और जो चीज अनचेंज होती है उसको आप लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इन शॉर्ट ये कि ओवरऑल अगर आप लोग इनिशियल ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल ऑफ रिएक्शन को भी देखें तब भी आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर बात करेंगे बेसिकली जो आपके पास रिलेशनशिप इन बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वो क्या है, सो एज यू कैन सी द ग्राफ ऑन योर स्क्रीन, ये आपके सामने वो ग्राफ है जो आपको वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दरमियान में रिलेशन बताता है कि किस तरह से उनका क्या रिलेशन है। सो एट रिलेटिवली लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो आपके पास वी नॉट है विल चेंज ऑलमोस्ट लीनियरली, मतलब कि इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो with the increment of substrate concentration velocity एकदम से ऊपर जाएगी, as you can see this is a linear increment in the substrate concentration। और जब आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो जो V0 की इंक्रीमेंट है वो बहुत स्मॉल होगी, और आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ बिल्कुल कर्व होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। और एक फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ के ऊपर आप लोग फर्दर जो आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की इंक्रीमेंट है वो वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, जब आपके पास ये जो ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो आपके फर्दर एंजाइम वेलोसिटी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं दिखा पा रही। इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि जो आपके पास एंजाइम है इट हैज़ रीच सेचुरेशन, मतलब कि जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं वो आपके पास सबस्ट्रेट से फुलफिल्ड हैं, और जब सबस्ट्रेट से फुलफिल्ड होंगे तो फर्दर आप जब मजीद सबस्ट्रेट डालेंगे तो उस रिएक्शन की वेलोसिटी के ऊपर उन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंक्रीमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो रिलेशनशिप है उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ अ हाइपरबोलिक कर्व, एज यू कैन सी। जितने भी आपके पास नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं उन सब की जो सैचुरेशन काइनेटिक्स है, मतलब कि इस ग्राफ को आप लोग सैचुरेशन काइनेटिक्स कहते हैं, ये ऑलमोस्ट हाइपरबोलिक होती है जितने भी नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं। अच्छा, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं उसके लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब कि देयर इज अ वीडियो ऑन द सीरीज जो कि आपके पास, जिसके अंदर मैंने आपके पास एलोस्टेरिक एंजाइम को डिस्कस किया, यू कैन वॉच द वीडियो। सो जितने भी नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम है इट विल हैव दिस हाइपरबोलिक कर्व, राइट। सो ये था आपके पास एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन के ऊपर। सो आइए बात करते हैं माइकलिस एंड मेंटन कंसेप्ट के ऊपर। सो माइकलिस एंड मेंटन, माइकलिस एंड मेंटन थ्योरी इनको नॉर्मली कहा जाता है।
सो इट इज़ इन 1913 की बात है, मतलब कि 1913 की बात है कि जो माइकलिस एंड मेंटन है उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। अच्छा, थ्योरी किस चीज़ के ऊपर पेश की? वो ये थी कि जो आपको पता है कि जो एंजाइम रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपके पास एंजाइम है इट कंबाइंस विद सबस्ट्रेट, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ES, ठीक है। उसके बाद में ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट ब्रेक्स डाउन इनटू योर एंजाइम और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटन साहब थे उन्होंने इस प्रोसेस को कैप्चर किया, मतलब कि उनकी जो पूरी थ्योरी है वो इसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेस्ड करती है। बिकॉज उनके मुताबिक जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं इनटू ES, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया K1, ठीक है, और इसके रिवर्स रिएक्शन को या फिर बैकवर्ड रिएक्शन को उन्होंने नाम दिया K-1। इसी तरह से अच्छा, ये जो आपके पास स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब कि इट्स अ फास्ट स्टेप। बिकॉज आप पता है कि व्हेन यू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप लोग रेट लिमिटिंग स्टेट ढूंढते हैं, मतलब कि एंजाइम रिएक्शन का वो कौन सा स्टेप है, वो कौन सा सीक्वेंस है, वो कौन सा टाइम है जब जो है विच टेक्स द मोस्ट टाइम थ्रू आउट द एंजाइम। मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक रिएक्शन होने में 1 मिनट लग रहे हैं, तो उस रिएक्शन होने में मतलब कि जब रिएक्शन होता है तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसके होने के बाद जो है वो एक प्रोडक्ट बन के आपके सामने आता है। तो उस मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसा होगा विच कंज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो जो आपके पास फेज है, वो स्टेप है, वो आपके पास आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो उसी को इन लोगों ने फाइंड किया। तो बिकॉज आपके पास ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट इज़ एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न इट इज़ वेरी मच अनस्टेबल, बिकॉज ये एकदम रिएक्ट करता है और इसका जो रिएक्शन है वो समहाउ रेट लिमिटिंग है, बिकॉज इसकी फॉर्मेशन भी रेट लिमिटिंग हो सकती है सम टाइम, और जो इसकी टूटना है मतलब इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा रेट लिमिटिंग होता है। इट्स बिकॉज दैट के जब ES कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेक डाउन करता है, sorry ES complex not E plus S, so when it break down, ठीक है, so जो इसका ब्रेक डाउन होता है इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में इट इज़ वेरी वेरी स्लो। अच्छा, अगर हम लोग इस रिएक्शन के ऊपर बात करें सो ये भी आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इस केस के अंदर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया K2, ठीक है, एंड सिमिलरली इट इज K एग्जैक्टली -2 इस तरह से। अच्छा, सो आपको पता है कि ये एक स्लोअर रिएक्शन है, और अगर ये स्लोअर रिएक्शन है तो एग्जैक्टली ये आपके पास रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, रेट लिमिटिंग रिएक्शन। एंड एज वी नो कि आपके पास किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन की ओवरऑल वेलोसिटी होती है, रिएक्शंस ओवरऑल वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही होती है उस रेट लिमिटिंग रिएक्शन की स्पीशी के ऊपर, मतलब कि वो स्पीशी जो उस रेट लिमिटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है विच इज दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि रिएक्शंस ओवरऑल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर, आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सो बिकॉज दिस इज द फैक्टर, और इसी फैक्टर को लेकर आपके पास जो माइकलिस एंड मेंटन है उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। अच्छा, बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं। जो आपके पास नॉर्मली आपके पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम उनकी आपके पास 2 स्टेट्स हो सकती हैं। एंजाइम स्टेट उनकी आपके पास 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो एंजाइम अनकॉम्बाइंड और फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट फॉर एग्जांपल दिस, या तो वो एंजाइम जो है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन आपके पास कॉम्बाइंड स्टेट में हो, कॉम्बाइंड स्टेट फॉर एग्जांपल जो आपके पास ES कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो इट इज द कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ एन एंजाइम। सो जब किसी भी रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लो, तो उस वक्त जो आपके पास मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो अनकॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और उस स्टेट के अंदर जो आपके पास रिएक्शन की ओवरऑल वेलोसिटी होती है, रिएक्शंस ओवरऑल वेलोसिटी इट टोटली डिपेंड्स del T, or you can say that it is directly proportional to the concentration of this substrate concentration। अच्छा, एंड व्हेन जब आपके पास कोई भी रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचता है जिसको आप लोग Vmax कहते हैं, सो उस Vmax के पॉइंट के ऊपर जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स वो आपको पता है कि आपके पास कंबाइंड स्टेट में यानी कि ES कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं।
राइट। अच्छा, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आइए उस माइकलिस एंड मेंटन की इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आई होप सो कि आपको जो उनकी बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि उन्होंने किस चीज़ को कैप्चर किया, विच इज़ दिस ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी जो इक्वेशन है या अपनी जो कंसेप्ट है वो आपको बताया। अच्छा, सो इफ यू टॉक अबाउट फर्दर द माइकलिस एंड मेंटन कॉन्सेप्ट, so it starts from two basic steps, which is the formation and the breakdown of your ES complex. अच्छा, so उसके लिए मुझे ये तो दो equations हैं, इसको मुझे एक में लिखना पड़ेगा. So if I wrote this enzymatic reactions, तो उसकी जो equation अगर मैं लिखता हूँ, so E plus S in a reversible way it is going to produce exactly enzyme substrate complex, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास again reversibly आपके पास जाती हैं into enzyme एंड प्रोडक्ट। सो अगर हम लोग यहाँ पर जो इसके कांस्टेंट है वो भी अगर लिख लें, सो इट्स K1, ठीक है, एंड इट्स K-1। अच्छा, सो इट्स K2। सो एज वी नो कि जब हम लोग माइकलिस एंड मेंटन को डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हम लोग किसी भी रिएक्शंस के बिल्कुल इनिशियल्स पे डिस्कस करते हैं, मतलब कि इनिशियल ऑफ अ रिएक्शन। और आपको पता है कि इनिशियल ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट ही हो रहा होता है, मतलब कि एट दिस स्टेज मोस्टली या तो जितने भी आपके पास जो आपके पास पार्टिसिपेंट है रिएक्शन के, या तो वो फ्री स्टेट में होते हैं या वो कॉम्बाइंड स्टेट में होते हैं। और जो फ्री स्टेट में होते हैं वो इस इनिशियल फ्री स्टेट, मतलब कि आइदर दे आर एंजाइम और आइदर दे आर सबस्ट्रेट। और प्रोडक्ट की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर ये लिख ले तो इज ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है और अगर कोई प्रोडक्ट बनता भी है, इफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम, तो आपको पता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इज़ वेरी वेरी हाई विद रिस्पेक्ट टू दिस ES कॉम्प्लेक्स। तो क्यों कोई आपके पास प्रोडक्ट वापस से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बनेगा? तो मीन्स दैट कि जो आपके पास इनिशियल्स में जो आपके पास ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये K-2, मतलब कि एंजाइम combined with this product and forms ES complex, ये आपके पास नहीं होता। मतलब कि इसको इनिशियल्स में आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। इट डज नॉट हैपन्स इन द इनिशियल ऑफ रिएक्शन, सो यू जस्ट से दैट कि यहाँ पर ये इस तरह से। सो इस K-2 को हम लोग जब निग्लेक्ट करते हैं, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बहुत ज़्यादा है, सो इट डज नॉट अगेन गोज बैक टुवर्ड्स दिस ES कॉम्प्लेक्स। बाद में जाकर जब रिएक्शन आपके पास मिड में या फिर टर्मिनेशन तक पहुंचेगा, तब आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके पास एंजाइम और प्रोडक्ट हैं वो वापस आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन इनिशियल्स में ऐसा नहीं होता। तो इनिशियल्स में आपके पास ये कंडीशन है, राइट। एंड एज वी नो कि जो आपके पास किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल वेलोसिटी होती है, it is directly proportional to the concentration of that species which is participating in that step, which is rate limiting. So आपको पता है कि ये आपके पास rate limiting step, मतलब कि enzyme substrate complex breaking down to enzyme and product। तो इसकी जो आपके पास participant, मतलब कि जो species वो है, ये आपके पास enzyme substrate complex, मतलब कि जो आपके पास mostly जो आपके पास velocity होगी, it will be directly proportional to that particular enzyme substrate complex concentration, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है। सो कांस्टेंट की जगह पर हम लोग इस रेट लिमिटिंग स्टेप का जो आपके पास रेट कांस्टेंट है वो लिखते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी हैव आवर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, बिकॉज ये 1 है तो इसको हम लोग 2 कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, राइट। और इसको हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको ये वेलोसिटी, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, बिकॉज आपके पास जो माइकलिस एंड मेंटन की जो आपके पास थ्योरी है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस V नॉट, मतलब कि रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जो आपके पास ये वेलोसिटी है ये आपके पास डिपेंड करती है इस ES कॉम्प्लेक्स की, मतलब कि इस ES कॉम्प्लेक्स के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में ये पता करना कि कितने एंजाइम्स एट अ टाइम आपके पास ES कॉम्प्लेक्स स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल। तो हम लोग इसके लिए एक नया तरीका निकालते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर हम लोग जो है आपके पास इस ES कॉम्प्लेक्स की जो आपके पास कंसंट्रेशन है या इसकी जो आपके पास वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आपके पास जितने भी एंजाइम प्रेजेंट थे उनको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एंजाइम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम लोग सिंबल में UET करके शो करते हैं, राइट। अच्छा, अब देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और या तो वो फ्री हो सकते हैं, मतलब कि ET मतलब कि एंजाइम, टोटल एंजाइम इक्वल्स टू ES कॉम्प्लेक्स, या तो आपके पास फ्री एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम फ्री स्टेट में है। सो फ्री एंजाइम की आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, जिसको हम लोग EF कहते हैं, EF कंसंट्रेशन, राइट। EF मतलब कि फ्री एंजाइम की जो आपके पास वैल्यू बनेगी, मतलब कि द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम इज टोटल एंजाइम
T, it's T, right? It's F minus ES कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपके पास अगर आपने फ्री एंजाइम की आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड करनी है, सो यू कैन नाउ फाइंड आउट लाइक दैट, and now you need this ES complex concentration for this finding of that particular value of V naught, because आप लोग जब ES की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे तब आपके पास जो है वो ये वेलोसिटी और सबस्ट्रेट का एक रिलेशन बनेगा। अच्छा, सो फॉर डूइंग दैट वी हैव टू फॉलो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ रिएक्शन जिसको आप लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं, जिसको आप लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्शन। तो आपके पास जो किसी भी रिएक्शन की स्टेडी स्टेट होती है उसमें आपके पास जो ES कॉम्प्लेक्स की जो आपके पास कंसंट्रेशन है, ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपको इसकी मतलब कि स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन के बारे में पता हो, सो इट इज अ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इन विच द ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब कांस्टेंट किस तरह से? मतलब कि जितना आपके पास ES कॉम्प्लेक्स बनता है उतना ही आपके पास ES कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड rate of ES formation and rate of ES breakdown। अच्छा, स्टेडी स्टेट में ये दोनों बराबर होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का इनिशियल या फिर रिएक्शन का फाइनल नहीं, ये रिएक्शन का मिड है। तो ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, मतलब कि जितना आपके पास ES कॉम्प्लेक्स बन रहा हो उतना ही आपके पास टूट रहा हो, तो आपके पास जो ES कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो कंजर्व रहेगी। नाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ दिस फॉर्मेशन एंड द ब्रेकडाउन बाय यूजिंग दिस कांस्टेंट, मतलब कि ये जो आपके पास इन सब के रेट कांस्टेंट है इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो जो आपके पास ES फॉर्मेशन है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है फ्री एंजाइम के ऊपर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। सो मींस दैट कि जो आपके पास रेट ऑफ ES फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम। फ्री एंजाइम, अच्छा, फ्री एंजाइम की आपके पास जो वैल्यू है वो ये रही, बिकॉज फ्री एंजाइम की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती ना, मतलब आप यू कैन नॉट फाइंड दैट कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर फ्री। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ET का मतलब कि दिस वैल्यू EF इक्वल्स टू एग्जैक्टली दिस, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिखूँ, बिकॉज नाउ वी हैव टू राइट टू ब्रैकेट, ठीक है। तो ET concentration minus ES concentration and मतलब कि जो आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है वो आपके पास इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम, और फ्री एंजाइम की जगह पर आप लोगों ने ये लिखा है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो एज वी नो कि अगर हम लोग कोई प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो हम लोग कोई कांस्टेंट लगाएंगे एंड द कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज K1 बिकॉज दिस फ्री एंजाइम व्हेन रिएक्ट विद सबस्ट्रेट सो इट विल फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास जो K1 है इट इज विल बी द constant of this reaction, and this whole rest of the equation will be same as above, so it will be ET minus concentration of ES complex and the concentration of substrate, मतलब कि rate of ES formation is that rate formation ES rate, right। अच्छा, अगर हम लोग ब्रेकडाउन की बात करें, rate of ES ब्रेकडाउन, राइट। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह देते हैं। अच्छा, सो ये जो आपके पास रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन है मतलब कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ES कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब यहाँ पर दो डिफरेंट कांस्टेंट आ सकते हैं, बिकॉज देखें यहाँ पर अगर आप लोग इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो ES का ब्रेकडाउन दो डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, या तो वो ES कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाए, या तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट जाए, राइट। अच्छा, सो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन ये टोटली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पर जो आपके पास रेट कांस्टेंट है वो दो है, बिकॉज इट कैन मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि K-1 और योर फॉरवर्ड K2, सो यू विल से K-1 प्लस K2, right, and your ES complex. Now this ES concentration is going to multiply inside, मतलब कि now it will become K-1 into ES complex plus K2
ES complex. Now it becomes equation number 3. अच्छा, अब आपको पता है कि जो आपके पास स्टेडी स्टेट है, इट इज डिफाइंड एट अ स्टेट इन विच ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिकम्स कांस्टेंट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों रेट एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, सो हम लोग इनको हम लोग कंपेयर कर लेंगे. और जब कंपेयर करेंगे सो एक तरफ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक तरफ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. सो नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू इक्वेशन. लेट अस डू फर्दर इक्वेशन, लेकिन फॉर दैट आई नीड टू इरेज दैट पर्टिकुलर थिंग. सो एज वी नो कि जो आपके पास रेट ऑफ ES फॉर्मेशन था, मैंने ये मार्कर चेंज किया बिकॉज द अदर वाज नॉट वर्किंग. ES फॉर्म में खाली फॉर्म लिख रहा हूँ. इट वाज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल द K1, मतलब कि द रेट इक्वेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ योर फ्री एंजाइम. और जो आपके फ्री एंजाइम की जो आपका कंसंट्रेशन थी, इट वाज इक्वल्स टू ET. 12 ब्रैकेट से वो अलग अलग आएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट. तो ये आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स था. अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ ब्रेकडाउन के ऊपर, सो इट वाज रेट ऑफ ES break. So it was equals to first of all K minus 1 into concentration of ES complex, ठीक है, and plus K2 ES complex concentration. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट के ऊपर, जहाँ पर आपके पास जो ES complex की concentration है exactly वो आपके पास constant हो जाती है. मतलब कि वहाँ पर ये दोनों रेट, मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन becomes equals to रेट ऑफ, मतलब कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एट स्टेडी स्टेट जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स है, इट बिकम्स कांस्टेंट. एंड व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट, एग्जैक्टली ये दोनों रेट बराबर होते हैं. इट वाज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, एंड इट वाज इक्वेशन नंबर 4. सो लेट अस कंपेयर देम. सो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है K1, दिस वैल्यू, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, माइनस this ES complex, ठीक है, and we have your substrate concentration right there. और ये आपके पास बराबर है इस वन के, मतलब कि K minus 1 into ES complex plus K2 ES complex right there. अच्छा, सो अगर हम लोग इस मतलब कि K1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि इन वैल्यू के साथ, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक K1 into ET into substrate concentration, and this minus K1 into ES into substrate concentration, और ये हम लोग ES बाहर कॉमन ले लेते हैं, so it will becomes again K minus 1 plus K2, and you have your ES complex. So अब हम लोग let's add your K1 concentration of ES into concentration of your substrate on both side. So अगर आप लोग both side पे ऐड करेंगे, so जब ये जो आपके पास K1 into ES concentration into substrate concentration यहाँ पर होगा, मतलब कि यहाँ पर ऐड होगा, तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी और ये जो आपके पास है ये यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा. So now you have K1 into total enzyme, right, and into substrate concentration on one side, and वहाँ पर आपके पास जो है वो K1 ES, ठीक है, substrate concentration plus K minus 1 plus K2 ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन. अच्छा, अब यहाँ से भी जो आपके पास ES कॉम्प्लेक्स की जो आपके पास कंसंट्रेशन है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, बिकॉज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, अब सिर्फ और सिर्फ ये रहा, तो आप लोगों ने इसको अलग अलग कर लेना है. सो नाउ यू हैव K1 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, प्लस K minus 1 प्लस K2, ठीक है, एंड यू हैव दिस ES complex concentration on one side, so you have your ES concentration right there, okay. और यहाँ पर आपके पास ये rest of the equation will be down like that. I hope so कि आपको समझ आ रहा हो. So now I am running out of space, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा erase करना पड़ेगा. So let me write this equation up there, ताकि मैं ये भी नीचे वाला जो है ये
बिठा दूँ। आई गॉट योर मतलब कि हम लोगों ने इक्वेशन बिल्कुल ड्राइव कर रखी है, बस थोड़े से स्टेप्स बाकी हैं। दिस ई टी, ठीक है, एंड नाउ यू गॉट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये बराबर है आपके पास K1, राइट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और क्या है प्लस K-1 प्लस K2, राइट, एंड नाउ यू हैव कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। नाउ अब है तुम्हारी जरूरत भी नहीं, तुम भी यहाँ से जाओ भाई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पूरी टर्म को उठाकर यहाँ नीचे लाएंगे, बिकॉज हमें ये चाहिए, राइट। अच्छा, सो अगर हम लोग इस ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन जब हम लोग अलग कर लेंगे, ES कॉम्प्लेक्स on other side you have your K1 into total enzyme concentration into substrate concentration, ठीक है, और नीचे आपके पास जो है ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, your K1 substrate concentration plus K-1 plus K2, राइट। अच्छा, अब ये K1 ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे आके एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा सो लेट अस से कि क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन ऊपर टोटल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिलो आपके पास K1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस K-1 प्लस K2। अच्छा, नीचे आपके पास K1 आ गया। जब K1 आएगा तो ये एलसीएम में इन दोनों में टूट जाएगा K1। अच्छा, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि जो आपके पास ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है, concentration now it is equals to this total enzyme, sorry concentration of total enzyme ना, खाली total enzyme, concentration of total enzyme into substrate concentration upon substrate concentration plus K-1 plus K2 upon K। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये लिखना नहीं है बट आई होप सो कि आपको इमेजिन हो रहा होगा, राइट है ये। अब ये बहुत सारे रेट कांस्टेंट, हम लोग इस बहुत सारे कांस्टेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ जो आपके पास K-1 है, K-1 प्लस K2 अपॉन K1, नाउ इट इज इक्वल्स टू गेस व्हाट, Km, माइकेलिस कांस्टेंट। यस, वो जो माइकेलिस कांस्टेंट था वो आपके पास ये है, माइकेलिस कांस्टेंट। अब हम लोग इस Km की वैल्यू को इस इक्वेशन में लिखकर हम लोग फाइनल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ दिस ES concentration will become what? It will ES concentration equals to concentration of total enzymes, concentration of substrate upon substrate concentration plus Km। याद रखना है क्या, आपने याद ये रखना है कि दिस K-1 मेरा गला खराब होना शुरू हो गया, K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू योर Km, राइट। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन नंबर 2 याद हो तो velocity was equals to K2, right, and concentration of ES complex. So now we will do what? We will put the ES value in इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, राइट। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं जब हमारे पास ब्लैक मार्कर हुआ करता था, इक्वेशन नंबर 2। सो लेट अस इरेज दैट होल थिंग बिकॉज आई थिंक सो के नाउ हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की ज़रूरत है, बिकॉज हम लोग बाकी सब कुछ पीछे छोड़ के आ जाए। आई होप सो कि आपको ये याद रहेगा कि K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू योर माइकेलिस एंड मेंटन मतलब कि कांस्टेंट। सो नाउ लेट अस डू सम पुटिंग शूटिंग्स। ओके, सो नाउ यू गॉट योर वेलोसिटी, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू K2, और आप लोग यहाँ पर ये बाकी की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ यू हैव योर substrate concentration plus
Km. Now we have to erase this also. आई होप सो कि आपको अच्छा। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2 विच वाज इक्वल्स टू V नॉट इक्वल्स टू K2 इंटू ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स की आपके पास ये वैल्यू हम लोगों ने उठा के यहाँ पर पुट कर दी, राइट है, सही है। अच्छा, सो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि जो आपके पास K2 इंटू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है, बिकॉज देखें आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा था, एग्जैक्टली जिसका आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वही K2 है, और आपके पास टोटल एंजाइम थे, और आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ओनली डिपेंड कर रहा होता है मोस्टली इन टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर, बिकॉज एट द एंड आप लोग एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ के जो आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो आपके पास सैचुरेशन तक चली जाती है, मतलब कि सबस्ट्रेट इज अनलिमिटेड बट यू हैव योर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइम्स विच वाज टोटल एंजाइम्स। तो मतलब कि जो आपके पास टोटल मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपके पास डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम के ऊपर, और उसका जो रेट कांस्टेंट है एग्जैक्टली वो उसी लिमिटिंग रेट का रेट कांस्टेंट होगा। सो यू गॉट फैट ये जो आपके पास K2 है, K2 इंटू टोटल एंजाइम, नाउ इट इज इक्वल्स टू Vmax। तो हम लोग इसकी जगह पर यहाँ पर Vmax पुट कर देंगे, एंड गेस व्हाट, यू गॉट योर माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन। यही तो होती है ना। So this is your Michaelis and Menten concept या Michaelis and Menten equation। लिख ले भाई, खत्म हो गया, राइट है। अच्छा, अब इक्वेशन तो मुकम्मल होगी, कंसेप्ट भी प्योर हो गया, आपको समझ भी आ गया। अब एक छोटी सी चीज रहती है विच इज दिस Km। अच्छा, सपोज कीजिए कि जो आपके पास इस वक्त वेलोसिटी है, मतलब कि नाउ वी आर सपोजिंग अ केस इन विच यू हैव वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द Vmax। So let us put in the equation. So अगर हम लोग यहाँ पर ये पुट करें, so Vmax upon 2 which is the velocity, मतलब कि velocity Vmax की हाफ है, मतलब कि let's say for example maximum velocity है 10 substrate per second, इस वक्त आपके पास है 5 substrate per second, तो हम लोगों को लगे यहाँ पर लिख लिया। So Vmax ठीक है into substrate concentration upon substrate concentration plus Km। So यहाँ देखें Vmax से Vmax कैंसिल, ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर चली जाएगी, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो आप फर्दर इक्वेशन बनी वो कुछ यूँ बनी कि नाउ यू हैव सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, एंड प्लस Km, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 2 ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये प्लस हो रहे, वहाँ जाके माइनस, इक्वल्स टू 2s माइनस s, 2s में से एक s कैंसिल, Km equals to substrate concentration. Now what you got? Sorry, my bad. Action में कुछ ज़्यादा ही मैं substrate concentration end हो गया। अच्छा, here's the main concept कि when your velocity equals to half of the maximum velocity, at that time the substrate concentration ऑलमोस्ट इक्वल्स टू योर Km, मतलब कि जो आपके पास Km की वैल्यू है, Km क्या है, Km is the substrate concentration when your velocity is the half of the Vmax। As you can see in this graph also कि ये जो आपके पास Km नीचे आपको दी गई है, ये असल में वो substrate concentration है जिस substrate concentration के ऊपर आपकी half of the maximum velocity किसी भी रिएक्शन के अंदर अचीव हो जाती है। सो दैट इज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको माइकलिस एंड मेंटन कंसेप्ट समझ आएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई आपको चीज़ समझनी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू डील विद दैट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर सेल्फ, गुड बाय।